तो गाइस अब हम कर रहे हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाले चैप्टर की अमेंडमेंट, और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले चैप्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले टॉपिक में अमेंडमेंट आई है। अगर किसी को याद हो, मैं फटाफट पहले 1 मिनट लगाकर रिकॉल करा देता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है। वो आपकी कंपनी के अंदर आता है, एक पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आता है, एडवाइस देता है और चला जाता है। वो कंपनी की तरह एक नॉर्मल, जैसे आपकी कंपनी में सारे साल डायरेक्टर बैठते हैं वैसे नहीं बैठता, उसको पर्टिकुलर मैटर के लिए बुलाया जाता है, एडवाइस देता है, चला जाता है। इंडिपेंडेंट है वो, टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। हम लोग इसको कहते हैं कि जिसके पास फाइनेंस की, लॉ की, मार्केटिंग की, इन सब चीजों की नॉलेज है, और कंपनी उसको बुलवाती है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एडवाइस देने के लिए। बेसिकली उसको, इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या होता है, सैलरी नहीं मिलती, उनको सिटिंग फीस मिलती है। क्या मिलती है? सिटिंग फीस मिलती है। अच्छा, ये किस्म से कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब ये कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग नहीं संभालते। डे टू डे आपको पता होगा ना, 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हु परफॉर्म डे टू डे फंक्शनिंग इन द कंपनी। लाइक एग्जांपल, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कैटेगरी के लोग होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग नहीं संभालते, पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आते हैं, एडवाइस देते हैं और चले जाते हैं। अब इसके टॉपिक पे लेके क्या अमेंडमेंट आई है, इसीलिए ना आपको पता होगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन मिल सकता है, कब मिल सकता है? अगर सपोज मान लो कि कोई कंपनी, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये कोई पर्टिकुलर गुड सप्लाई करती है, ये गुड सप्लाई करती है, ठीक। अब ये जो गुड सप्लाई करती है ना, इसके अंदर ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ना कहा इस कंपनी को कि देखो तुम्हारे को क्लाइंट चाहिए ना, तुम्हारे पे क्लाइंट कम है, मैं तुम्हारे को कस्टमर दूंगा, मेरे लिंक्स हैं, मैं तुम्हारे को कस्टमर प्रोवाइड करूंगा, मेरे लिंक्स हैं, मैं तुम्हारे को कस्टमर्स प्रोवाइड करूंगा। उसके बदले में तुम मेरे को जितने की सेल्स करोगे उसका 1%, 2% कमीशन सेट कर ली कि इतनी % कमीशन देना। मतलब उसका मान लो, जैसे सपोज अगर तुम 100 करोड़ रुपए की गुड सप्लाई कर रहे हो उन कस्टमर्स को, तो 100 करोड़ का 1% मेरे को कमीशन देना, 100 करोड़ का 1% मेरे को क्या देना, कमीशन देना। उसने सेट कर लिया, मान लो। तो लॉ कहता है ये वाली जो कमीशन चार्ज कर रहा है वो रेमुनरेशन का पार्ट मानी जाती है। वो क्या मानी जाती है? रेमुनरेशन का पार्ट मानी जाती है। नॉर्मली जो उसको सिटिंग फीस मिलती है वो तो अलग है, नॉर्मली जो सिटिंग फीस मिलती है वो तो अलग है, लेकिन ये सब चीजें रेमुनरेशन का पार्ट मानी जाती है। जरा देखो, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, लेकिन अमेंडमेंट क्या है मैं पहले वो भी समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 9, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है सारे एक्ट के ऊपर, और एनी सारे एक्ट के ऊपर, क्या सॉरी, इस एक्ट के सारे प्रोविजंस के ऊपर, कंपनी एक्ट के जितने प्रोविजन है उन सब के ऊपर इस सेक्शन का 149(9) का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर सेक्शन 149(9) के अंदर और इसका, इस सेक्शन का अगर किसी भी सेक्शन से कंफ्लिक्ट होता है तो उस केस में सेक्शन 149(9) प्रिवेल करेगा, इसकी बात मानी जाएगी और किसी और सेक्शन की बात नहीं मानी जाएगी। अब ये, अच्छा ये बताइए इन्होंने किस कंटेक्स्ट में यूज करा, मैं बताऊंगा। इन्होंने ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देने की कोशिश करी है ना, इन्होंने सेक्शन 197 से करी है। 197 जो है ना वो रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर में डील करता है, जो कि ये बताता है कि एक साल में एक डायरेक्टर्स को कितना रेमुनरेशन मिलेगा, कितना रेमुनरेशन मिलेगा। जहां पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 11% मिलता है, नेट प्रॉफिट का 11% मैक्सिमम एक साल में एक कंपनी रेमुनरेशन देती है, वो भी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं है, वो जितना मर्जी दे। अब जरा देखना क्या बोलता है, कहता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सिटिंग फीस फॉर द बोर्ड। आपको पता है बोर्ड और कमेटी मीटिंग्स एज में बी प्रिस्क्राइब अंडर द सेकंड प्रोविजन अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मैंने अभी क्या बताया, सैलरी नहीं मिलती है, बेसिकली क्या मिलती है, सिटिंग फीस मिलती है। वो पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आते हैं, एडवाइस देते चले जाते हैं। तो कह रहा है एक तो ये मिलेगी उनको, प्लस इसके अलावा रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड और कमेटी मीटिंग्स। अच्छा, कमेटी मीटिंग वाला किसकी बात कर रहा है? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, कंपनी के अंदर ना ये बड़ी सारी कमेटीज बनती हैं, तो उनके अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो जब वो वहां आ रहा है तो उधर भी उसको सिटिंग फीस मिलेगी, जो कंपनी की नॉर्मल बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें भी उसको सिटिंग फीस मिलेगी, प्लस जो उसके आने जाने के एक्सपेंसेस है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो भी मिलेंगे, कंपनी देगी उसको। प्लस कमीशन रिलेटेड टू, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमीशन रिलेटेड टू प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एंड 198। अब जरा सुन लेना, 197 किसमें है? 197 ओवरऑल ये बताता है कि डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन मिलना कितना चाहिए, एंड 198 ये बताता है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। अब जरा क्या बोलता है देखना, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देयर इज अ
मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर एंड 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन एनी अदर केस। इसका मतलब समझना क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमीशन भी मिलेगी, मगर ये हमेशा नहीं मिलती है। ये डिपेंड करता है कि अगर वो गुड्स वगैरह में कंपनी के बिकवाने में हेल्प कर रहा है, जैसे मैं तुम्हारे को ऊपर वाला एग्जांपल दिया, तो उसे कमीशन मिलेगी। और कमीशन कितनी मिलेगी, ध्यान से सुनना। कहता है अगर उस कंपनी के अंदर इफ देयर इज अगर उस कंपनी में देयर इज अ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और द मैनेजर। द मैनेजर ये वो वाला मैनेजर नहीं है तुम्हारे हिसाब से जो होता है तुम मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये वो वाला मैनेजर नहीं है। ये द मैनेजर कंपनी की टॉप लेवल पोजीशन होती है, ये एमडी के लेवल के लोग होते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं अगर आप इन तीनों में से किसी एक पोजीशन के हो, है अगर आपकी कंपनी में ये तीन लोग हैं, तो उस केस में 1% आपको नेट प्रॉफिट का मिलेगा कमीशन। 1% ऑफ नेट प्रॉफिट क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। किसको, टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईडी समझ आ गया ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर इफ देयर इज इन एनी अदर केस का मतलब क्या है, इफ देयर इज नो एमडी, नो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और द मैनेजर, अगर कंपनी में इनमें से कोई भी नहीं है, तो उस केस में 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो तीनों में से एक है, इधर मैं स्लैश कर देता हूं, तीनों में से कोई एक होना चाहिए यहां पे। अगर तीनों में से कोई भी एक है तो आपको 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट मिलेगा। तीनों में से कोई भी नहीं है तो उस केस में आपको 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट कमीशन का मिलेगा। नेट प्रॉफिट क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बात तो 197 में भी लिखी हुई है, ये बात वहां पे भी लिखी हुई है। इसका मतलब ये समझो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉर्मली तो खाली सिटिंग फीस मिलती है, इसके अलावा आने जाने का खर्चा मिलता है, प्लस इसके अलावा ये कमीशन वाला कंसेप्ट कब मिलता है, जब उसकी कोई सेल्स में इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर वो सेल करवाने में कंपनी की हेल्प करता है तो उसको कमीशन मिल जाएगी। सेल्स के ऊपर कितनी मिल जाएगी, नेट प्रॉफिट के बेस पे मिल जाएगी। जो कंपनी को सेल करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से कितनी मिल जाएगी, 1% नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी के अंदर कब, अगर कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, दामेदार में से कोई एक बंदा है तो, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट उनमें भी बढ़ता है। और अगर कंपनी में उनमें से कोई भी नहीं है तो फिर उस केस में आपको कितनी मिलेगी, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट मिल सकती है मैक्सिमम। लिखा है ना, लिखा है ना 1% इन केस इफ देयर इज अ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर। अगर इन तीनों में से कोई एक है तो 1% मिलेगी। एंड 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन एनी अदर केस। एनी अदर केस मींस अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो 3%। आगे, द नेट प्रॉफिट शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 198। नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया था। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाउएवर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी स्टॉक ऑप्शन। आपको पता होगा ना, कंपनीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देती हैं, एम्प्लॉइज को अपने ईसॉप देती हैं, मगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलते कभी भी। क्यों नहीं मिलते, लॉजिक बहुत सिंपल है, जब वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाता तो मिलेंगे कैसे अभी मैंने क्या बोला था, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, दे आर प्रोफेशनल्स, जस्ट एक्ट लाइक प्रोफेशनल्स। ये पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आता है, एडवाइस देते चले जाते हैं। जब एम्प्लॉय है ही नहीं तो उनको ईसॉप क्यों मिलेगा, ये बात समझ आ गई। लेकिन अब ये जो चीज हुई है ना, ये इंसर्ट हुआ, ये प्रोवाइडेड दैट इंसर्ट हुआ है, इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट 2020। ये क्या इंसर्ट हुआ है, इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, an independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, in accordance with the provision of schedule 5। तो मैं बताता हूं ये क्या चीज है एक्चुअल में। क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर जब आप 197 पढ़ोगे ना, सेक्शन 197 में ना आपको बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, जितने आपको बांटने चाहिए, तो कंपनी नेट प्रॉफिट का 11% देगी। नेट प्रॉफिट का 11% क्या करेगी, डायरेक्टर्स में रेम्यूनरेशन बांटेगी। लेकिन अगर कंपनी लॉसेस में है या कंपनी के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, तो उस केस में कंपनी को शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। लेकिन ना उस वाले पॉइंट्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर नहीं होता था। उधर वाले केसेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर नहीं होता था कि अगर लॉसेस का केस है, पहले नहीं कवर होता था कि अगर कंपनी में लॉस का केस और कंपनी रेम्यूनरेशन देना चाहती है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी दे सकती है, नहीं दे सकती, पहले कवर नहीं होता था। तो अब इन्होंने ये बोल दिया कि अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है और कंपनी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देना चाहती है तो दे सकती है इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग देगी। मतलब लेते कि फिर अब इसका मतलब ये हो गया कि शेड्यूल 5 अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे भी लगेगा। वो शेड्यूल 5 क्या है वो तो मैं यहां नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इतना तो मैं नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं तो 197 के अकॉर्डिंग 11% नेट प्रॉफिट क्या दिया जाता है, रेम्युनरेशन डायरेक्टर्स में बांटा जाता है। लेकिन अगर कंपनी के अंदर लॉसेज होते हैं या कंपनी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होती है और स्टिल वो डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन देना चाहती है तो एज पर शेड्यूल 5 देती है, और उस शेड्यूल 5 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर नहीं होते थे। तो अब इनके लिए भी इंसर्शन कर दी गई कि अगर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्युनरेशन देना चाहती है लॉस के केस के अंदर तो दे सकती है, लेकिन वो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग ही देगी। जैसे अदर डायरेक्टर शेड्यूल 5 फॉलो करके दे रही है, ऐसे ही इनको भी शेड्यूल 5 फॉलो करके ही देगी। ये अमेंडमेंट आई है। अच्छा, ये लॉजिक क्यों लाया तुम खुद सोचो। अगर तुम उसको लॉस के केस के अंदर अगर तुम्हारी कंपनी में लॉस है, वो तुम्हारी कंपनी में हो रहा है, वो तो तुम्हारे को कस्टमर लाकर दे रहा है ना, उसकी क्या गलती है। तुम्हारे से मैनेजमेंट नहीं हो रही ढंग से, तुम्हारी कंपनी में लॉस हो रहा है, उसकी क्या गलती है, वो तो तुम्हारे को कस्टमर लाकर दे रहा है। और तुम उसको कस्टमर लाने के लिए तुम उसको प्रॉफिट में से अगर रेम्युनरेशन नहीं दोगे तो अगली बार तुम्हारे को कस्टमर लाके देना बंद कर देगा। भले तुम्हारी कंपनी लॉस में, उसको लॉस से मतलब थोड़ी है। देखो मैंने किसी को सेल करी है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, वो बंदा उससे जिसको मैंने वो चीज बेची है वो बंदा आगे नुकसान खा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंपनी को कस्टमर लाके दिया तो उसको उसकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसे कमीशन मिलनी चाहिए। अगर कंपनी उसे कमीशन नहीं देती है तो उस बेचारे की क्या गलती, वो आगे से कस्टमर देना बंद कर देगा और कंपनी का नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए लॉ में ने प्रोविजन बना दिया कि अगर ऐसा होता भी है तो तब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कंपनी लॉस में भी है तब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लॉस के केस में भी रेम्युनरेशन दे देंगे। अच्छा, फिर लॉस के केस में बच्चा पूछता है कंपनी लॉस में तो फिर प्रॉफिट रेम्युनरेशन देती कहां से है, पास्ट प्रॉफिट्स में से जो उनके पास पड़े होते हैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह दे देंगे। लेकिन कितना देंगे, एज पर शेड्यूल 5 जो बनेगा वो दे देंगे, एज पर शेड्यूल 5 जो बनेगा वो दे देंगे। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज लिखी है, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस पेबल अंडर सबसेक्शन 5। फीस का मतलब किसकी बात हो रही है, सिटिंग फीस की। जो मैंने तुम्हारे को बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है, जनरली वो 1 लाख रुपए होती है। एक मीटिंग की मैक्सिमम 1 लाख रुपए सिटिंग फीस मिलती है। एक मीटिंग की मैक्सिमम कितनी मिलती है, 1 लाख रुपए सिटिंग फीस मिलती है मैक्सिमम। अब वो डिपेंड करता है कंपनी किसको कितना दे रही है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। किसी को 50,000 रुपए देती है, किसी को 40,000, किसी को 80,000, मैक्सिमम कितना देते हैं, 1 लाख। तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ये जो हम 1% या 3% का उसका जो नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो उसकी कमीशन कैलकुलेट करेंगे, इस कमीशन में उसकी सिटिंग फीस कवर नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा मिलेगी उसको, वो जो उसके आने जाने की है, क्योंकि ये कमीशन उसको सेल करवाने के लिए मिल रही है, अलग चीज के लिए मिल रही है। और वो जो उसको सिटिंग फीस मिल रही है वो अलग पर्टिकुलर मीटिंग में आने के लिए मिल रही है। तो कह रहा है ये जो रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, उसके अंदर सिटिंग फीस कवर नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा है, वो अलग से मिलेगी। ये अमेंडमेंट थी इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट 2020। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, सेक्शन 165। ये सेक्शन 165 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई बंदा एक कंपनी का डायरेक्टर है तो वो एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, इससे ज्यादा का नहीं बन सकता। दो चीजें होती है, देखो एक सेक्शन 149 है और एक सेक्शन 165 है। 149 ये बोलता है कि एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, एक कंपनी मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15। और 165 ये बोलता है कि एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अब ये 165 में अमेंडमेंट आई है और इसमें ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर कोई, इसमें अमेंडमेंट में पेनल्टी में चेंज किया गया है कि अगर कोई डायरेक्टर 165 की वायलेशन करता है। अच्छा, 165 की वायलेशन करने का मतलब क्या है, अगर कोई डायरेक्टर 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितने की, 2,000 रुपए रोज के हिसाब से, आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच वायलेशन कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए। इसका मतलब मान लो अगर एक डायरेक्टर 21 कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है 20 की जगह, क्योंकि एक टाइम पे मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है वो, अगर वो 21 का बन जाए, जैसे वो 21वीं कंपनी का डायरेक्टर बनेगा उस दिन से उसके ऊपर 2,000 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, 2,000 रुपीज रोज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, और मैक्सिमम कहां तक लगेगी, 2 लाख तक। इसका अच्छा 2,000 रुपए रोज के हिसाब से, इसका 100 दिन तक की कितने होगा, 2 लाख रुपए। सपोज अगर कोई डायरेक्टर 21 कंपनी का डायरेक्टर बना हुआ है और उसको बने हुए 120 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, तो लॉजिकली 2,000 इंटू में 120, 2,40,000 रुपए होते हैं, लेकिन हम उससे लास्ट कितना चार्ज करेंगे, 2 लाख रुपए। तो उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर दी है कि लास्ट पेनल्टी कितनी लेंगे, 2 लाख रुपए। तो 2,000 रुपए रोज के हिसाब से लेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना लेंगे, 2 लाख रुपए। अब आता है नीचे वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 167। वैकेशन ऑफ ऑफिस में ना एक्चुअल में क्या है, सेक्शन 167 में ना बड़े सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि अगर डायरेक्टर ने ये काम कर दिए तो वो डायरेक्टर उस कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मतलब वैकेट, उसको कंपनी का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, मतलब कंपनी की डायरेक्टरशिप पोस्ट से हटना पड़ेगा, डायरेक्टर की पोस्ट से हटना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, अगर एक कंपनी एक साल में जितनी भी बोर्ड मीटिंग करा रही है, अगर उसमें कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो रहा, बोर्ड मीटिंग हो रही है लेकिन डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो बोर्ड मीटिंग करा ही नहीं रहे पूरे साल के अंदर,
तो इसका मतलब वो कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। ये एग्जांपल उसमें ये भी लिखा हुआ 167 के अंदर, आपको पता होगा कंपनी लॉ में एक सेक्शन 164 है। सेक्शन 164 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में। किसमें डील करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में, जहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो 164 वाले पॉइंट्स को 167 में भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 167 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 164 के अंदर फॉल करता है तो उसको 167 में ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। उसको ऑफिस वेकेट करने का मतलब क्या है? उसको डायरेक्टरशिप की पोस्ट से हटना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर कोई डायरेक्टर 164 के अंदर फॉल कर गया, मान लो कोई डायरेक्टर अनसॉन माइंड हो गया, लेकिन फिर भी वो नौकरी नहीं छोड़ रहा, या उसने कोई डिफॉल्ट करा है बहुत तगड़ा जो 164 में फॉल करता है या 167 फॉल करता है, फिर भी वो डायरेक्टरशिप की पोस्ट नहीं छोड़ रहा, ऑफिस वैकेट नहीं कर रहा, तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी में क्या होगा कि पहले ना फाइन भी लगता था और जेल भी होती थी, अब खाली फाइन देंगे, मिनिमम 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का, जेल हटा दी। पहले 1 साल तक की जेल भी होती थी, जेल हटा दी गई है अमेंडमेंट में। बस यही करा है, मतलब कह सकता हूं कि इस सेक्शन को क्रिमिनल से सिविल बनाया है, क्रिमिनल से सिविल बनाया है। पहले सेक्शन में जेल भी होती थी, लेकिन अब सेक्शन में जेल नहीं होती। अब खाली क्या होता है, फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम 5 लाख का। तो अगर किसी भी डायरेक्टर ने सेक्शन 167 की वायलेशन करी है तो उस पर फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रूल ही समझाना पड़ेगा। तो गाइस अब हम कर रहे हैं कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रूल 6। बड़ा खतरनाक है मेरे भाई, बड़ा खतरनाक। मतलब ये अमेंड हुआ अभी दोबारा, ये बहुत पहले आया था, आने के बाद इसमें फिर ये इफेक्टिव हुआ था। देखो इफेक्टिव डेट थी इसकी 1/12/2019, 1/12/2019 में आया था बेसिकली। उसके बाद ये अमेंड हुआ 29/4/2020 को। उसके बाद ये दोबारा अमेंड हो गया 28/9/2020 को। उसके बाद ये दोबारा अमेंड हो गया, अगर तुम देखोगे तो जगह जगह इसकी डेट दिखाऊंगा, 18/12/2020 को। मतलब तुम ये देखो कि इसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट आ गई है कि मैं पूरा रूल ही, मेरे को तो 18/12/2020 की अमेंडमेंट, 18/12/2020 की अमेंडमेंट, मेरे को पूरा रूल ही दोबारा समझाना पड़ेगा। क्या है मैं समझा रहा हूं, जरा वन बाय वन ध्यान से समझते हैं क्या है। ठीक, देखो पहले क्या होता था और अभी क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। पहले क्या होता था और अब क्या होता है, ये रूल लाने का लॉजिक क्या था, तभी इसके बारे में पढ़ने में भी ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बनाने के लिए ना, अगर आप किसी कंपनी के अंदर किसी बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट नहीं होता था। अच्छा, एक किस्म से तुम उसको एज एक्सपर्ट मान रहे हो कि वो एक्सपर्ट है, एडवाइस देगा, ये करेगा वो करेगा, और दूसरी तरफ उसके लिए तुम कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट ही नहीं करते थे। सिर्फ ये बोल देते थे कि आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स की, या उधर लिखते थे लास्ट में एनी अदर डिसिप्लिन की अगर नॉलेज है तो उसे बुला सकते हैं। एनी अदर डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। अब एनी अदर डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज हो जाती थी, उसकी वजह से क्या होता था कि कंपनियां ना, अब जैसे तुम खुद सोचो, बहुत सारी कंपनियों में सचिन तेंदुलकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, शाहरुख खान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। तो ये सचिन तेंदुलकर ये क्या सिखाएंगे कंपनियों के अंदर, छक्का कैसे मारना, या इंडिया या शाहरुख खान क्या सिखाएंगे। तो मतलब बेसिकली ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाता था एज अ पब्लिक फिगर, ताकि लोगों को लगे अच्छा ये लोग इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो भाई साहब ये कंपनी के अंदर अगर ये लोग मतलब उस कंपनी की इमेज बढ़ती थी, कहते हैं ना उस कंपनी की इमेज बढ़ती थी, लोगों को उस कंपनी पर ट्रस्ट ज्यादा होता था। अगर सपोज आप किसी अमिताभ बच्चन के, सचिन तेंदुलकर के किसी के फैन हो और आपको पता लग जाए कि वो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या डायरेक्टर है, तो आप लोग ना उस कंपनी में ज्यादा ट्रस्ट करने लगोगे, उस कंपनी से ज्यादा उसके प्रोडक्ट बाय करोगे, उस कंपनी से ज्यादा प्यार करोगे, ऐसे समझो। अच्छा, दिक्कत क्या है, अब आप लोग ना उन बंदों की, क्योंकि आपको आपकी नजरों में उन लोगों की इमेज अच्छी है, तो आप उनके चक्कर में उस कंपनी के प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, उस कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हो, और आप ये सोचते हो कि वो कंपनी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी। लेकिन अगर कल को भगवान ना करे फ्रॉड हो गया, तो मैं एक चीज बता देता हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉर्मली कभी फ्रॉड में लायबल होता ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसकी खुद फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट ना हो। देखो बहुत सारे केस में क्या होता है, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं ना, अगर कंपनी में फ्रॉड हो गया तो फंस ही जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के फ्रॉड में तब तक नहीं फंसता आसानी से जब तक वो खुद सीरियसली इन्वॉल्व ना हो उस फ्रॉड के अंदर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो 99% केसेस में बच के निकल जाता है, क्योंकि वो कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होता ना, वो तो पर्टिकुलर मीटिंग में आता है, एडवाइजर चले आता है।
तो बहुत सारी जगहों पे आप उसे एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाते थे, बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी, एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाती थी, बहुत सारी कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती थी, ताकि पब्लिक इमेज बने, लोगों को लगे ये है, और पर्टिकुलर सिटिंग फीस देते थे उनको और चले जाते थे, भेज दिया जाता था। और तुम्हें लगता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 1 लाख रुपए की सिटिंग फीस में वो लोग आ जाते होंगे, सचिन तेंदुलकर या तो उनको दिखाने के लिए 1 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड दिए जाते थे, लेकिन कैश में उनको बहुत सारी चीजें अलग से दी जाती जो नहीं दिखाई जाती, वो प्रैक्टिकल अलग चीजें होती, छोड़ दो। अब इन्होंने क्या करा, ये सब चीजों को दूर करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट लेके आए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एग्जाम का। किस चीज का एग्जाम, नया एग्जाम कंडक्ट करा इन लोगों ने। क्या कंसेप्ट लेके आए कि अगर कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए उसको एक एग्जाम देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देने के लिए उसको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो एग्जाम वो क्वालिफाई करेगा तो ही वो एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, वरना एलिजिबल नहीं है। अब ये बात आती है कि एग्जाम लेता कौन है, तो ये एग्जाम लेता है आईआईसीए। आईआईसीए क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक इंस्टीट्यूट है, एक बॉडी है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और ये एग्जाम लेती है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है, एमसीए के अंडर आती है। ये इंस्टीट्यूट किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे, वरना नहीं बनोगे। तो ये जो रूल है ये उसी चीज पे बेस्ड है कि एग्जाम कैसे होगा, कितनी परसेंटेज लानी होती है उस एग्जाम में, और कौन कौन से केसेस ऐसे भी हैं इधर आप पढ़ोगे कि कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिना एग्जाम क्वालिफाई करे भी बन सकता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी पढ़ेंगे अभी। तो मैं दिखा भी थोड़ा आईआईसीए के बारे में। वेलकम टू आईआईसीए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, फॉर रजिस्ट्रेशन विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डाटा बैंक क्लिक हियर। एक्चुअल में क्या है ये देखो, तो मैं बताता हूँ डेटा बैंक क्या क्या चक्कर है। एक बार जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो ना, मिनिस्ट्री ने क्या कर रखा है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक डेटा बैंक बना रखा है, एक लिस्ट बना रखी है जिसमें आपका नाम चला जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो वो इस लिस्ट में से आपका नंबर और आपका नाम निकालकर, आपका एक्सपीरियंस निकालकर, आपकी क्वालिफिकेशन देखकर आपको कॉल कर सकती है, आपको बुला सकती है। तो इसमें क्या होगा, आपके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कंपनी को भी फायदा मिल जाएगा क्या, कि उनको भी टाइम बचेगा नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढने के लिए। और आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक के अंदर हो, तो कोई भी कंपनी अगर आपको ढूंढना चाहती है तो सीधे डेटा बैंक में लिस्ट में सर्च करके आपका नाम निकालकर, अगर उनको लगता है, हर बंदे का नाम होता है, उसकी डिटेल होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होते हैं, उसके बेस पे वो निकलवा कर अपने आप में अपॉइंट कर सकती है। तो ये एक डेटा बैंक बनता है। इस डेटा बैंक के अंदर अगर आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका नाम आ जाएगा। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी जहां पे आपको बिना एग्जाम क्वालिफाई करे भी आपका नाम आप पहले भी डलवा सकते हो। अभी तुम आगे जाके इसमें रूल में केसेस पढ़ोगे कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और स्टिल आप अपना नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक में डलवा सकते हो, लेकिन जिस दिन आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक में अपना नाम डलवाया उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, वरना आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो भी हम पढ़ेंगे। अब जरा देखो, स्टार्ट करते हैं इस रूल को। क्या बोलता है? पहली बात, एवरी इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल वर्ड यूज करा, पर्सन यूज नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल होता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। देखो जैसे जो शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर हमेशा नेचुरल पर्सन होता है। तो इसलिए यहां पे इसने लिखा एवरी इंडिविजुअल। पहला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी, हैज बीन अपॉइंटेड, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैज बीन अपॉइंटेड मतलब पहले से वो चला आ रहा है, कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले से अपॉइंट हो रखा है। ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019, और इफेक्टिव डेट क्या थी? 1/12/2019। कब कमेंस हुए थे? 1/12/2019 को। शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 13 मंथ्स, अभी डेट 13 मंथ्स हो गई, पहले 10 मंथ्स थी। फ्रॉम सच कमेंसमेंट, और who intend to get appointed as an independent director in a company। पहले तो दोनों पॉइंट का फर्क समझ आ रहा है। ऊपर वाला पॉइंट ये बात कर रहे हैं वो वाला बंदा जो ऑलरेडी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हैज बीन अपॉइंटेड, पहले से अपॉइंट हुआ है। और नीचे वाला पॉइंट है हु इंटेंड टू गेट अपॉइंटेड, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है, अभी तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, फर्स्ट टाइम अपॉइंट होने जा रहा है। आफ्टर सच कमेंसमेंट, सच कमेंसमेंट मींस ये रूल्स आने के बाद, और रूल कब आए थे? इफेक्टिव डेट क्या है? 1/12/2019 को। अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट। अच्छा, अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे? आईआईसी, जो भी मैंने बताया। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे? आईआईसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी बात हो रही है। अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट किस लिए?
फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 5 ईयर और फॉर लाइफ टाइम आगे फॉर हिज लाइफ एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 2। अभी सब रूल 2 के नीचे पढ़ेंगे। टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान सुन लो इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है, देखो ये 13 मंथ्स वाली लिमिट है खाली ऊपर वाले पॉइंट के लिए। पहले ऊपर वाले पॉइंट को समझाता हूं, फिर नीचे वाले समझाऊंगा, फिर नीचे वाले को। ये कहता है कोई भी ऐसा बंदा जो किसी, देखो ये रूल आने से पहले, ये रूल कब आया 1/12/2019 को, मैंने तुम्हें क्या बताया, कमेंस हुआ 1/12/2019 को। ये रूल आने से पहले तो कोई एग्जाम वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एग्जाम वगैरह देना होता है, डेटा बैंक वगैरह में नाम डलवाना मैंडेटरी है वगैरह वगैरह, ये सब ये एग्जाम वगैरह का तो कोई चक्कर था ही नहीं पहले 1/12/2019 से पहले, जब रूल आने से पहले तो। मगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रूल आने से पहले भी अपॉइंट होते थे। तो कह रहा है जो भी बंदा ये रूल आने से पहले अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हुआ है, पहले से अपॉइंट हुआ हुआ है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि ये रूल कमेंस होने के 13 मंथ्स के अंदर अंदर वो अपना नाम आईआईसीए के डेटा बैंक में डलवाए। आईआईसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटा बैंक में अपना नाम डलवाए 13 महीने के अंदर। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आपकी मर्जी है। ये 1 साल 5 साल लाइफ टाइम का क्या चक्कर है, देखो ज्यादातर लोग 1 साल या 5 साल के लिए डलवाते हैं, लाइफ टाइम के लिए डलवाते हैं, क्योंकि आप जितने साल के लिए भी अप्लाई करोगे ना, नाम डेटा बैंक में डलवाओगे, उतने साल की फीस इकट्ठी देनी पड़ती है एक ही बार में। तो आप 1 साल के लिए अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो, आप 1 साल की फीस दोगे। आप 5 साल के लिए अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो, 5 साल की फीस दोगे। आप लाइफ टाइम के लिए अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो, लाइफ टाइम के लिए दोगे। इस डेटा बैंक में नाम डलवाने से क्या होता है कि जो भी कंपनी अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, आपको कॉल कर सकते हैं इजीली, आप पब्लिकली एक फिगर बन जाओगे। अच्छा, लोग लाइफ टाइम एक ही बार में क्यों नहीं कराते, क्योंकि आप अगर 1 साल या 5 साल के लिए भी अपना नाम डेटा बैंक में डलवाते हो और आपको लगता है कि आपको बाद में दोबारा रिन्यू करवाना है, तो आप रिन्यू करवा सकते हैं दोबारा फीस पे करके। तो बंदे को लगता है यार जब मैं 1 साल 5 साल के बाद अगर रिन्यू करवा सकता हूं, तो बार बार अगर मेरे को रिन्यू कराना अलाउड है, तो मैं लाइफ टाइम की फीस एक बार में क्यों दूं। तो इसलिए ज्यादातर लोग लाइफ टाइम वाला ऑप्शन लेते ही नहीं है, वो 1 साल या 5 साल वाला लेते हैं। ठीक, अच्छा तो एक चीज समझने वाली क्या है, तो वो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। कहता है कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वापस बोल रहा हूं, तो ये रूल आने के 13 महीने के अंदर, पहले लिमिट 10 महीने थी, अब 13 महीने हो गई है, और ये 13 महीने कहां से कैलकुलेट करोगे, 1/12/2019 से। रूल आने के 13 महीने के अंदर, अब तक तो तुम समझ सकते हो कि 13 महीने निकल चुके हैं, अभी 13 महीने निकल चुके हैं, तो ये रूल आने के 13 महीने के अंदर उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो अपना नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटा बैंक में डलवाए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आपकी मर्जी है। और वो तब तक उसका नाम डेटा बैंक में रहना चाहिए जब तक वो किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है। सपोज अगर आपका मूड है कि आप खाली 1 साल के लिए ही किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहते हो, तो आप खाली 1 साल तक अपना नाम डेटा बैंक में डलवा दो। आपका मूड है कि आप किसी कंपनी में 3-4 साल तक के लिए डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहते हो, तो आप 5 साल तक के लिए अपना नाम डलवा दो डेटा बैंक में। आपका मूड है कि आप सारी जिंदगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ही काम करना चाहते हो, तो फिर आप पे चॉइस है कि आप अभी 5 साल के लिए डलवा दो, बाद में रिन्यू करवा लेना, या फिर लाइफ टाइम के लिए पहले डलवा लो अपना नाम डेटा बैंक में। ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि पहला वाला ए वाला पॉइंट तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, जो ऑलरेडी डायरेक्टर थे, इंडिपेंडेंट बने हुए थे पहले से किसी कंपनी में। अभी नीचे वाला पॉइंट है, अगर कोई बंदा पहले से नहीं था लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वो किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट बनने जा रहा है, ये रूल्स आने के बाद, ये रूल्स कब आए थे 1/1/2019 के बाद, अब ये रूल आने के बाद अगर वो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट बनने जा रहा है, तो उसको भी अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना पड़ेगा। सेम रूल है, 1 साल 5 साल लाइफ टाइम के लिए, और तब तक डलवाना पड़ेगा जब तक वो इंडिपेंडेंट किसी कंपनी में रहना चाहता है। तो लेते कि ये जो देखो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली अप्लाई ऑनलाइन, ये अप्लाई ऑनलाइन वाली जो बात है दोनों पे लगेगी, याद रखना। ये मैं यहां से हटा देता हूं, ये पहले वाले पॉइंट पे भी लगेगी और यहाँ पे भी लगेगी, इसे मैं इसे अप्लाई वाली ऑनलाइन वाली को नीचे डाल देता हूँ। ये अप्लाई से लेकर यहाँ तक वाला पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, दोनों के लिए। कि पहले इसको ऐसे पढ़ोगे, पहले यहाँ एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन, जो पहले से अपॉइंट हुआ है, फिर अप्लाई ऑनलाइन ऐसे पढ़ोगे, फिर एवरी इंडिविजुअल जो अब अपॉइंट होने जा रहा है, फिर अप्लाई ऑनलाइन यहां से पढ़ोगे ऐसे। तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला पॉइंट दोनों के लिए रीड करना है। तो ले देके कोई डायरेक्टर पहले से था, उसके लिए 13 महीने की लिमिट है, इंडिपेंडेंट बना हुआ था, रूल आने के 13 महीने में उसको किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की डेटा बैंक में अपना नाम डलवाना है और अप्लाई करना है कि भाई मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं आगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना, सॉरी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी इस कंपनी में हूं और मैं अपना नाम अब डेटा बैंक में डलवाना चाहता हूं, 13 महीने में डलवाना पड़ेगा। और अगर वो 13 महीने में डेटा बैंक में नाम नहीं डलवाता है, तो उसका नाम, वो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको वहां से ही बाहर होना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि अगर वो अगर सपोज वो फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है रूल आने के बाद,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में तो भी बन सकता है, तो भी उसको अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना पड़ेगा। 1 साल 5 साल लाइफ टाइम उसकी मर्जी है कब तक के लिए डलवाना चाहता है। जब तक वो किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तब तक उसे डलवाना पड़ेगा, तब तक के लिए उसको डलवाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड मींस एक्सेप्शन, मेन प्रोविजन क्या है, एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, may voluntarily apply to the institute for inclusion of his name in the data bank। देखो ये एक लाइन समझ आई। देखो कोई भी बंदा, एक चीज याद रखना, इधर से एक एनालिसिस निकल के आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी बंदे को अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, भले ही कोई भी डायरेक्टर बने, नॉर्मल डायरेक्टर जैसे होते हैं, जो रेगुलर डायरेक्टर होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है तो डायरेक्टर ही, तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको पहले ना एक डिन नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो डायरेक्टर बनने से पहले आपको लेना पड़ता है, ताकि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। जैसे एक बात बताओ, मेरा नाम रमनदीप है, ऐसे 100 लोगों का नाम रमनदीप होगा, हो सकता है सबकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो उनकी पहचान कैसे होगी? अगर 100 लोग डायरेक्टर हैं अलग अलग कंपनियों में, तो कौन सा वाला रमनदीप, कौन सा डायरेक्टर, पहचान कैसे होगी? उसके डिन नंबर से। तो जो भी बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको पहले डिन नंबर लेना पड़ता है, भले वो नॉर्मल डायरेक्टर बने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, कुछ भी बने। तो यहां से मगर एक चीज निकल के आई है कि अगर आपको अपना डेटा बैंक में नाम डलवाना है, आपके पास डिन नहीं भी है, तो भी आप अपना डेटा बैंक में पहले, सपोज मैं 18 साल का हूं, मान लो मैं 18 साल का हूं, मेरा मूड नहीं है अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का, लेकिन मैं अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहता हूं, तो ठीक है, मैं डलवाना चाहता हूं, मैं डलवा सकता हूं, लेकिन मेरे पे अभी डिन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब अगर एक बार मैं किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जाऊंगा, तो पहले मेरे को डिन अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अभी इधर ही बता रहा हूं नॉलेज के लिए। मगर इधर से एक एनालिसिस क्या निकल के आया कि आपके पास डिन है या नहीं है, डिन नंबर है या नहीं है, हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक में अपना नाम डलवाना चाहते हो, डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे वाली बात मैंने क्या बताई, ये कंपनी लॉ की सेक्शन 152, ये तो भी हम रूल पढ़ रहे हैं ना, कंपनी लॉ का एक सेक्शन 152 है, ये उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनोगे तो आपके पास डिन नंबर होना जरूरी है। तो वहां से एक एनालिसिस निकल के आया, यहां तो इसने बोल दिया कि डिन है या नहीं, आप डेटा बैंक में नाम डलवा लो, लेकिन अगर डिन नहीं है आपके पास तो आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि 152 ये बोलता है। तो इधर से एक चीज निकल के आई कि नाम तो डलवा सकते हैं लेकिन डायरेक्टर बन नहीं सकते। तो इसलिए बेटर ये है, कि आप जब अपना नाम डलवाओ तो उससे पहले डिन ले लो, और अगर नहीं भी लेना चाहते तो जब कंपनी में बनने जाओगे तब तो लेना पड़ेगा ही, अगर डायरेक्टर बनोगे तो। मगर हमें समझने वाला एनालिसिस क्या था कि बिना डिन के भी आप डेटा बैंक में नाम डलवा सकते हो, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डलवाना चाहो तो डलवा सकते हो। लेकिन नॉलेज के लिए मैंने क्या बता दिया, लेकिन जब डायरेक्टर बनोगे तो उससे पहले आपको डिन नंबर लेना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। अब आपका रूल 1 खत्म हो गया। नीचे क्या बोलता है, एवरी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन सो इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक shall file an application for the renewal of a further period of 1 year or 5 year or lifetime within a period of 30 days from the date of expiry of the period up to which the name of individual was applied for inclusion in the data bank, failing which the name of such individual shall stand removed from the data bank of the institute। ये लाइन समझ आ गई? सिंपल सी बात है। सपोज मैंने 1 साल के लिए डेटा बैंक में अपना नाम डलवाया था, 1 साल कंप्लीट हो गया, तो लॉ कहता है ये आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आपका डेटा बैंक वाला जो आपने टेन्योर डलवाया था वो खत्म हो गया, तो उसके 30 डेज में आपको दोबारा रिन्यू करवाना है। आपका जैसे ही 1 साल का पीरियड खत्म हो गया, उसके 30 डेज में आपको दोबारा रिन्यू करवाना है। अब रिन्यू आप कितने साल के लिए कराते हो, आपकी मर्जी है, दोबारा से 1 साल के लिए रिन्यू करवाना है, 5 साल के लिए कराना है, या लाइफ टाइम के लिए कराना है, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको रिन्यू आपको करवाना पड़ेगा कितने में, 30 दिन में। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपका नाम डेटा बैंक से हटा दिया जाएगा। मगर एक चीज बताओ, आप रिन्यू 2 ही केस में करवाते होगे, या तो 1 साल के लिए आपने रिन्यूअल करवाया था तब, या 5 साल के लिए आपने, सपोज आपने पहले 1 साल के लिए अप्लाई करा था तब, या 5 साल के लिए अप्लाई करा था तब। अगर आपने पहले से ही लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करा था तो आपको रिन्यू कराने की जरूरत ही नहीं है ना। ये देखो नीचे ये लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज पेड फॉर द लाइफ टाइम फीस फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। आ गई बात? अगर आपने पहले से ही लाइफ टाइम के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लिया डेटा बैंक में, लाइफ टाइम की फीस पे कर दी है, तो फिर आपको रिन्यू कराने की जरूरत थोड़ी है। रिन्यूअल आपको कब करवाना पड़ता होगा, जब आपने 1 साल या 5 साल के लिए अपना नाम डेटा बैंक में डलवाया था। अगर आपने पहले से ही लाइफ टाइम के लिए अपना नाम डेटा बैंक में डलवाया था, फिर आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, वो यही बता रहा है। और फिर रिन्यू कितने के लिए करवाओगे, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आपकी मर्जी। ऐसा भी तो हो सकता है पहले आपने 1 साल 5 साल के लिए अप्लाई करा हुआ था, अब आप रिन्यू लाइफ टाइम के लिए करवा रहे हो, तो आपकी मर्जी है, करवा लो। फिर उसके बाद आपका आगे का रिन्यूअल का चक्कर खत्म हो जाएगा। और रिन्यू कितने दिन में कराना होता है, 30 दिन में करवाना होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ
एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, मतलब अगर सपोज 1 साल जैसे कंप्लीट हो उसके बाद वाले 30 दिन में आपको रिन्यू कराना है, या आपने पहले 5 साल के लिए करा रखा था तो जैसे 5 साल कंप्लीट हो उसके बाद वाले 30 दिन में आपको क्या कराना है, रिन्यू। और अगर आपने पहले से लाइफ टाइम के लिए ले रखा था तो फिर तो आपका नाम डेटा बैंक में ऑलरेडी है, ये फिर आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी क्या बोलता है, सब रूल 3, सब रूल 2 खत्म हो गया। अभी सब रूल 3 क्या बोलता है, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ सब रूल 1 एंड सब रूल 2 टू द बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ईच टाइम ही सबमिट डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट। अब ये क्या है मैं समझाता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, सेक्शन 149 के अंदर ना, सेक्शन 149(4) से लेकर 149(4) से लेकर 149(12) तक में ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस हैं। किसके प्रोविजंस हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस हैं। और उधर ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस में ना क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। सेक्शन 149(7) के अंदर ना क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट कब कब माना जाएगा। 149(7), 149(8), मतलब ये मानो कि 149(4) से लेकर 149(12) के सारे प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हैं। तो इधर इन प्रोविजंस में एक क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब कब इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो उसके लिए ना उसको क्या करना होता है, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग, एवरी ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, प्लस उसके अलावा अगर उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्टेटस में कोई भी चेंज आया है तो जब उसके स्टेटस में चेंज आया, उसके चेंज होने के बाद वाली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी आ रही है, उसके स्टेटस में अगर कोई भी चेंज आया, उसके बाद जब भी कोई नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पड़ रही है उसके अंदर उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है कि वो इंडिपेंडेंट है, कि वो अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि वो अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि इंडिपेंडेंट रहने के लिए भी ना क्राइटेरिया है कि आप ये कंडीशन पूरी करोगे तो अभी हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। तो ये उसको कब कब फाइल करनी होती है, डिक्लेरेशन हर साल फाइल करनी होती है पहली बोर्ड मीटिंग पे। उसके अलावा जब भी उसके स्टेटस में चेंज आएगा उसकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी आपको फाइल करनी होती है। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है बोर्ड मीटिंग के अंदर डिक्लेरेशन। एक मिनट रुक जाओ, मैंने दो चीजें मिक्स तो नहीं कर दी, वैसे मेरे ख्याल से मैंने सही बताई है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे दिमाग में ना दो प्रोविजन मिक्स हो गए हैं, एक मिनट रुक जाओ। वन फोर्टी नाइन, 149, सही बोला सही बोला, 147 हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग, उसके अलावा जब भी उसके सर्कमस्टांस में कोई चेंज आएगा उसके इंडिपेंडेंट स्टेटस में तब भी। तो उसको क्या करनी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है कि वो अभी भी इंडिपेंडेंट है। अब सही बताया मैंने, अब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, कह रहा है साथ में जब आप डिक्लेरेशन फाइल करोगे तो वो तो बताओगे कि आप इंडिपेंडेंट हो, साथ में आप आपसे ये भी बताओगे कि आप सब रूल 1 एंड सब रूल 2 की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हो, एंड सब रूल 2 की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहे हो। दो बातें और निकल के, मतलब अब आप डिक्लेरेशन के साथ खाली डिक्लेरेशन फाइल नहीं करोगे, साथ में अब ये सब रूल 3 ये बोलता है कि जो डिक्लेरेशन आप फाइल करते हो 149(7) में, और 149(7) की डिक्लेरेशन क्या होती है मैंने तुम्हारे को समझा दिया। 149(7) में डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि भाई मैं इस कंपनी में इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूं, और कब कब देनी होती है, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में, उसके अलावा जब भी उसके स्टेटस में कोई चेंज आया उसके बाद वाली पहली बोर्ड मीटिंग जो भी पड़ रही तब, कि मैं इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूं। लेकिन साथ और किसको देनी होती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देनी होती है। तो कह रहा है अब जब आप फाइल करोगे तो साथ में आप ये भी फाइल करोगे कि आप सब रूल 1 और सब रूल 2 की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हो। सब रूल 1 सब रूल 2 ये वाले जो ऊपर वाले आप पढ़ के आए हो। सब रूल 1 ये बोलता था कि आपका नाम डेटा बैंक में इतने टाइम में आ जाना चाहिए या आपका नाम डेटा बैंक में होना चाहिए, और सब रूल 2 रिन्यूअल की बात करता था कि आपका एक्सपायर हो जाएगा तो आपको रिन्यू कराना है। तो आप ये भी बताओगे कि हमारा नाम डेटा बैंक में है और अगर एक्सपायर भी होता तो हमने रिन्यू करवा लिया है, वो सारी बातें भी आप बताओगे, वो सारी बातें भी आप बताओगे। तो ये बता रहा है, तो ये सब रूल 3 ये इतना बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है सब रूल 4। अब ये सब रूल 4 क्या बोलता है ये देखते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बड़ा है, अब ये समझते हैं क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब सब रूल 4 देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है एवरी इंडिविजुअल whose name is so included in the data bank under sub rule 1, अभी आपने ऊपर पढ़ा सब रूल 1 में डेटा बैंक में नाम डलवाना होता है, shall pass an online proficiency self assessment test conducted by the institute का मतलब क्या है, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। पहले ये 1 year की लिमिट होती थी, अब 2 साल की हो गई है। फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक, फेलिंग विच हिज नेम शैल स्टैंड रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखो दो बातें निकल के आई, यहां से एक चीज निकल गई, तुम्हें अगर समझ आया हो कि या तो आप पहले एग्जाम दे दो, बाद में अपना नाम डेटा बैंक में डलवा लो, एक तरीका ये भी होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना नाम अगर पहले से डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो डलवा सकते हो, लेकिन यहां से एक एनालिसिस निकल के आया, लेकिन आपको डेटा बैंक में नाम डलवाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको IICA का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने क्लियर नहीं करा तो जो IICA वाले हैं आपका डेटा बैंक से नाम हटा देंगे। तो इधर से एक चीज निकल के आई कि डेटा बैंक में नाम डलवाने के लिए पहले एग्जाम क्लियर करना जरूरी नहीं है, एग्जाम आप बाद में भी क्लियर करा सकते हो, डेटा बैंक में नाम पहले डलवा सकते हो, लेकिन 2 साल के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, पहले 1 साल की लिमिट होती थी। इसके अलावा एक चीज और निकल के आई, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे लोगों को एग्जाम ही नहीं देना, वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं बिना एग्जाम दिए। वो अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, देखो क्या है। प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी रिक्वायर्ड, अब यहां से खेल चालू होने वाला है, शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट व्हेन ही हैज सर्व्ड फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years। पहले ये लिमिट ना 10 years थी, पहले लिमिट कितनी थी, 10 years। अब इसको चेंज करके कर दिया ना 3 years, लिख भी लो ब्रैकेट में, अर्लियर इट वाज 10 years, इसको 3 years को मैं नंबर्स में कर देता हूं, और अर्लियर इट वाज 10 years। पहले 10 साल की लिमिट होती थी, लेकिन अब ये कितने साल की है, 3 साल की कर दी है। नॉट लेस देन 3 years एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द डेटा बैंक। मतलब ले देखे कहता है कि अगर किसी बंदे ने, अगर उसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज के अंदर, वो नीचे अभी हम पढ़ेंगे, तो उस केस में उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रोवाइडेड एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी सर्व्ड रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट व्हेन ही हैज सर्व्ड फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years। ब्रैकेट में पहले लिख दिया, पहले 10 साल की लिमिट थी, अब 3 साल की है। एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक एज अ डायरेक्टर और KMP एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे लिस्टेड पब्लिक कंपनी वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। यार ऐसे समझो, एग्जांपल लेके बताता हूं, इससे ऐसे समझो कि अगर कोई बंदा किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, अभी और भी कई सारी हैं, खाली लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात नहीं हो रही है, तो और भी कई सारी, मैं एग्जांपल लेके सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में नॉर्मली एज अ, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको एग्जाम करना है, नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए एग्जाम नहीं देना। नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एग्जाम देना होता है। या आपको KMP बनना है, KMP में कौन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, होल टाइम डायरेक्टर। तो ये लोग, अगर आप किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर या एज अ KMP काम कर रहे हो, और आप किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर या KMP काम कर रहे हो, और आपको काम करते हुए 3 years एटलीस्ट हो चुके हैं, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, तो उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट, देखो जिस कंपनी के आप डायरेक्टर और KMP हो, आप उस कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर या KMP हो। लेकिन आप किसी और कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहो तो बन सकते हो। तो अगर आप किसी और कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम कौन सा वाला, यही वाला सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला, ये एग्जाम देने की नो नीड, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेते कि एक चीज और निकल के आया, एनालिसिस निकल के आया कि नॉर्मली कोई भी बंदा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो 2-3 एनालिसिस निकल के, पहले तो उसको एग्जाम क्लियर करना है, दूसरी बात उसको डेटा बैंक में नाम डलवाना है, और तीसरी बात कि अगर डेटा बैंक में नाम डलवाने के लिए एग्जाम क्लियर करना पहले जरूरी नहीं है,
डेटा बैंक में हम नाम पहले भी डलवा सकते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वरना आपका डेटा बैंक से नाम हटा दिया जाएगा। चौथी बात की अगर आप बिना एग्जाम दिए भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, किसी कंपनी बन सकते हो, आपको ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से। अच्छा, यहां से अब मैं ए पहले ना खाली 3 पॉइंट हुआ करते थे, ए बी सी, अभी इन्होंने नए पॉइंट ऐड कर दिए, डी ई, इसके अलावा बी सी, ये बहुत सारे पॉइंट इन्होंने अब ऐड करे, पहले नहीं थे, अमेंडमेंट के बाद ऐड करे। तो अब जरा देखो ये क्या है। पहला कहता है एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन इन द डेटा बैंक, पहला एज, या तो देखो ए के फिर बड़े सारे पॉइंट है, आप या तो किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर और केएमपी हो पिछले 3 साल से, 3 साल से डायरेक्टर या केएमपी हो किसी कंपनी, किस कंपनी में, या तो किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में। अच्छा देखो, तुम्हें पता होगा प्राइवेट कंपनी भी लिस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इसने लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करी है। पहली बात, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करी, लेकिन ना तुम थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब जब इसने वर्ड बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट में तो सारी कंपनियां आ गई, प्राइवेट लिस्टेड भी आ गई, पब्लिक लिस्टेड भी आ गई, सारी ही आ गई। इसके अलावा वो कंपनियां जो स्पेशल एक्ट से बनी है, स्पेशल एक्ट से एग्जांपल एलआईसी हो गई, एसबीआई हो गया, ये सब अपने एक्ट से बनी है, ये भी आ गई। तो इससे एक चीज निकल कर और आई कि जब इसने बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया तो ये ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाली लाइन को पढ़ के तो ये निकल के आता है कि खाली लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही, लिस्टेड वाली। लेकिन जब इसने नीचे बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें प्राइवेट लिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड सभी आ गई, तो ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लॉ मेकर की मिस्टेक है, लॉ मेकर की क्या है, मिस्टेक है, जबरदस्ती की लाइन बनाई है, जबरदस्ती की लाइन बनाई है। ये नहीं भी लिखता तो भी चलता, ये इंप्लाइड था, अगर ये वाली लाइन नहीं भी डालता तो खाली ये डाल देता, इससे इंप्लाइड था। बात क्लियर थी कि बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डाल देता तो भी बात क्लियर हो जाती, लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो मगर एक चीज समझ नहीं आई, एक समझने वाली चीज ये हो गई, क्या खाली लिस्टेड कंपनी कवर है, पब्लिक वाली है, प्राइवेट भी कवर है, प्राइवेट भी कवर है, लेकिन वो प्राइवेट वाली फर्स्ट पॉइंट में कवर है, थर्ड पॉइंट में कवर है, सी वाले पॉइंट में कवर है, फर्स्ट वाले में कवर नहीं है। तो ले देख, और नेक्स्ट फिर कौन सी कंपनी आ रही है, अनलिस्टेड। देखो अभी तक तो हम लिस्टेड की बात कर रहे हैं ए वाले पॉइंट में और सी वाले पॉइंट में, अब हम बी वाले में बात कर रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। अगर आप किसी, देखो अब इसका मतलब क्या है, ये जो 3 साल वाली जो लिमिट है, ये आप इन कंपनियों में अगर देखोगे, इन कंपनियों में देखोगे, तो अगर कोई बंदा एज अ डायरेक्टर और केएमपी किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 साल या उससे ज्यादा के लिए एज अ काम कर चुका है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सेम अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट में 3 साल या उससे ज्यादा एज अ डायरेक्टर केएमपी रह चुका है, तो उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। सेम अगर वो किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर वो एज अ डायरेक्टर और केएमपी रह चुका है और अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो भी उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, तुम खुद सोचो, यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, तो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी को कवर क्यों नहीं करा? बेटा उसका सिंपल सा लॉजिक है, प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता ही नहीं, प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता ही नहीं, तो प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस देख के करेंगे क्या? प्राइवेट, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता, तो इसका एक्सपीरियंस देखने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको कवर ही नहीं करा। तो ले देखिए हमने क्या क्या समझा, किस किस कंपनियों की बात कर ली। आप अगर किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में एज अ डायरेक्टर केएमपी 3 साल से रह रहे हो, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। आप किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर, ये हो गया अनलिस्टेड, ये हो गया लिस्टेड, वो भी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। फिर उसके बाद आ गया बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता होगा इंडिया में, देखो लोगों को जनरली ये लगता है ना, वो लोगों को ये लगता है कि इंडिया के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 ही है, एनएससी बीएससी, लेकिन बहुत सारे हैं, खाली 2 नहीं है, 7 के आसपास है, 7 या 8 है। तो वो आप जब देखोगे आपको सेबी की साइट पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आगे, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इन अ कंट्री व्हिच इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता होगा हमारे ना, एक मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। जो लोग ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो अलग अलग तरीके से पैसा घुमाया जाता है, तो उनके ऊपर एक बॉडी है जो एक्शन लेती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो लोग पैसा घुमाते हैं इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर, उनके ऊपर एक बॉडी एक्शन लेती है, उसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और उस देखो उसके अंदर उस बॉडी की ना बहुत सारी स्टेट मेंबर है, उस बॉडी की बहुत सारी, इंडिया भी उस स्टेट की मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस बॉडी की मेंबर है। तो जो भी स्टेट उस बॉडी की मेंबर है, वो सब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेल्प ले सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। अगर आपकी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होता है और अगर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर हो, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो वही कह रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इन अ कंट्री व्हिच इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आ गई बात, वो एक ऐसी स्टेट का मेंबर है
जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की मेंबर है, मेंबर स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल टास्क फोर्स। आ गई बात कि अगर आप किसी ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो ऐसी जगह पे लिस्टेड है जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की मेंबर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग काम करती है, या फिर कोई ऐसी रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन सच स्टेट इन अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लिखा ना, एंड द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन सच मेंबर स्टेट इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। अच्छा, ये चीज क्या है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज कमीशन? आपको पता होगा इंडिया में तो जैसे आपको पता होगा जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको रेगुलेट कौन करता है? इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? आपको पता है सेबी। सारा काम कौन देखता है? सेबी। ऐसे बाहर की ये बॉडीज हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, तो कह रहा है कि अगर वो जो अगर आपकी बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी जगह पे लिस्टेड है कि इस ऐसी कंट्री में लिस्टेड है कि वो कंट्री फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर है मनी लॉन्ड्रिंग की, और प्लस वो इस वाली बॉडी के अंडर आती है, तो इस वाली बॉडी की भी मेंबर है, तो उस केस में भी आपकी, और आप उस कंपनी के डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हो, तो भी आपको अगर हमारी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी बाहर की कंपनी, देखो इसमें सब इससे चीज निकल के आ रही है कि आप इधर खाली इंडियन कंपनीज कवर नहीं हो रही, इंडियन को तो कवर कर ही रहा है, अगर कोई बाहर की भी कंपनीज हैं वो उनको भी कवर कर रहा है। देखो बाहर की लिस्टेड कंपनी को कवर कर दिया इसने ऊपर, इंडिया की लिस्टेड को कवर कर दिया इसने ऊपर। अब ये देखो नीचे, इसे मैं अब ऊपर इंडिया की अनलिस्टेड को कवर करा हुआ था, अब नीचे भी बाहर की अनलिस्टेड को कवर कर रहा है। देखो कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन और मोर है, और आप उसके डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हो और आप इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो, ये भी अलाउ कर दिया। तो बाहर का एक्सपीरियंस भी आपका इंडिया में काउंट हो जाएगा। और इसके अलावा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अंदर कौन सी आ गई? एलआईसी, आईसीआई तुम्हारा सी इंस्टीट्यूट हो गया, आईसीएसआई हो गया, है ना, आईसीएमआई हो गया, इसके अलावा एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब क्या है? जो अपने एक्ट से बनी है, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। तो मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट भी डालने की जरूरत नहीं थी, ये भी यहाँ पे कवर हो रहा था बॉडी कॉर्पोरेट वाले पॉइंट में। लेकिन इसने यहाँ डालने का इसका लॉजिक पता क्या होगा? इसका लॉजिक क्या, क्योंकि इसने ऊपर जो बॉडी कॉर्पोरेट कवर करी थी खाली लिस्टेड वाली कवर करी थी, लेकिन जब इसने नीचे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करी तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सारी आ गई जो अपने एक्ट से बनी है। भले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सी होती है? जो अपने एक्ट से बनी है। एग्जाम्पल एलआईसी, आईसीआई, आईसीएसआई, ये सब अपने एक्ट से बनी है। लेकिन इधर जब इसने इतना बोल दिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लेकिन ये नहीं बताया लिस्टेड या अनलिस्टेड, तो दोनों कवर हो गई, दोनों कवर हो गई। तो इससे एक चीज और निकल के आई कि अगर आप किसी ऐसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हो 3 साल तक या उससे ज्यादा, भले वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हो या भले वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनी हो। आपको पता होगा ना हमारे इंडिया में 2 तरीके से एक्ट बनते हैं। जो लॉ ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, और जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। तो कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली का जैसे ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट है, आपको पता होगा ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट, ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट हर स्टेट का अलग होता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है। लेकिन जो कंपनी एक्ट है वो पूरे इंडिया पे लगता है, तो वो कंपनी एक्ट जो लॉ है वो पूरे इंडिया का लॉ है, तो वो पार्लियामेंट का लॉ है। तो कह रहा है कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनी है, अगर आप वहां पे एज अ डायरेक्टर केएमपी आपने 3 साल उससे ज्यादा काम करा है, तो भी आपको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ले दे के आपको चीज समझ आई कि अच्छा, ये जो अब तक आप जितने भी पॉइंट पढ़ रहे थे डायरेक्टर और केएमपी वाले, ये जो आप पॉइंट पढ़ रहे थे, ये जो आप 5 पॉइंट पढ़ रहे थे, सब डायरेक्टर और केएमपी से रिलेटेड थे। देखो ये जो ऊपर वाला 3 साल वाला पॉइंट था ये सबके लिए है। देखो ए वाले पॉइंट के लिए भी है, बी वाले पॉइंट के लिए भी, ये वाले बी वाले पॉइंट के लिए जो कैपिटल वाला है, और सी वाले पॉइंट के लिए भी है, ये 3 साल वाली बात। लेकिन ये जो डायरेक्टर और केएमपी वाली बात है वो खाली इन्हीं पॉइंट्स के लिए थी, नीचे वाले पॉइंट के लिए नहीं है। तो ले दे के अभी आपने एक चीज समझी, अब इसको कैसे पढ़ेंगे लॉ को, कि अभी तो आपने एक चीज समझी कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर 3 साल या उससे ज्यादा डायरेक्टर और केएमपी रह चुके हो, इनमें से अगर किसी एक जगह पे, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की जरूरत, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब हम दोबारा पढ़ेंगे, अगर आप, अब नीचे देखना, अगर आप किसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर या इसके अलावा कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? जो सरकारी एंटरप्राइज, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। इसके अलावा कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस जो एंड हैविंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू द लॉज और सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक लॉ, आगे इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबव, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अब बड़े ध्यान सुनना,
ऊपर वाले पॉइंट में तो आपने ये अभी नहीं, ये वाला जो मैं ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं सब इंसर्ट हुए नहीं। ऊपर वाले पॉइंट में तो आपने ये पढ़ा था इस वाले पॉइंट में कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर और केएमपी 3 साल या उससे ज्यादा काम कर चुके हो, कि मतलब इन 5 जगहों में से, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वगैरह वगैरह, अगर आप इन 5 में से किसी एक जगह पे एज अ डायरेक्टर और केएमपी 3 साल या उससे ज्यादा काम कर चुके हो और आप अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब नीचे एक नया पॉइंट निकल के आया कि मान लो आप ना तो डायरेक्टर हो ना आप केएमपी हो, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो एक डायरेक्टर के बराबर है या उससे ज्यादा है। आपकी एक ऐसी जॉब है, आपको सैलरी डायरेक्टर के बराबर मिल रही है, उससे ज्यादा मिल रही है, और आप किधर काम कर रहे हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ, आप इनमें से किसी एक मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, और आपकी जो सैलरी है वो एक डायरेक्टर लेवल, आप मतलब एक डायरेक्टर लेवल जैसे बंदे हो, आप टॉप लेवल पे बैठते हो, जैसे एग्जांपल सीएस हो गए, सीए हो गए, सीएमए हो गए। आपको पता होगा ये लोग ऑफिसर क्लास लोग होते हैं, इनकी बहुत सारी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर के बराबर बराबर सैलरी होती है। तो अब यहाँ पे इससे एक पॉइंट निकल के आया कि अगर आप डायरेक्टर और केएमपी नहीं भी हो, लेकिन आप किसी इनमें से किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टर जितनी सैलरी ले रहे हो, पे स्केल आपका डायरेक्टर जितना है या उससे ज्यादा है, और आपको उस मिनिस्ट्री के अंदर कॉर्पोरेट लॉ या सिक्योरिटी लॉ या इकोनॉमिक लॉ का एक्सपीरियंस है, कितने साल का, 3 साल या उससे ज्यादा का, 3 साल या उससे, ये 3 साल वाला पॉइंट उनके लिए लगेगा, ये 3 साल वाला पॉइंट बी वाले पॉइंट के लिए भी लगेगा, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो दो चीज निकल के आई। ऊपर वाले पॉइंट में ये था, ये 3 साल वाला पॉइंट तो सबके लिए कॉमन है। ऊपर वाले पॉइंट में ये था कि अगर आप इनमें से किसी एक जगह पे 3 साल तक एज अ डायरेक्टर और केएमपी रह चुके हो, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे वाले पॉइंट में आया कि आप डायरेक्टर भी नहीं हो, आप केएमपी भी नहीं हो, लेकिन आप इनमें से किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर आप इनमें से किसी एक मिनिस्ट्री में 3 साल या उससे ज्यादा काम कर रहे हो, और आपकी जो सैलरी है वो एक डायरेक्टर के बराबर है या उससे ज्यादा है, और आपको जो एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक लॉ का है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब इससे एक एनालिसिस निकल के आया। मान लेता हूं, मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूं। मान लो आपको मिनिस्ट्री में काम करते 3 साल या उससे ज्यादा हो गए, मान लो आपकी सैलरी डायरेक्टर है उससे ज्यादा भी है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो फाइनेंस में है, वो कॉर्पोरेट लॉ में है ही नहीं, तो क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। लेते कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम कब नहीं देना? जब आपकी नॉलेज कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ या इकोनॉमिक लॉ में, इनमें से किसी एक लॉ के अंदर है। सिक्योरिटी लॉ में सेबी के लॉ आ गए, कॉर्पोरेट लॉ एग्जांपल कंपनी लॉ वगैरह आ गया, इकोनॉमिक लॉ एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा वगैरह आ गया, है ना। तो इसके अगर इसके अलावा आपको इन लॉज की नॉलेज है, और आपको इन लॉज में आप काम कर रहे थे, इन लॉज में आप काम कर रहे थे, इन्हीं मैटर्स में डील कर रहे थे, कॉर्पोरेट लॉ के मैटर्स में, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ के, और आपकी जो सैलरी है 3 साल, आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्टर के बराबर है, उससे ज्यादा है। उस मिनिस्ट्री के अंदर जो एक डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, आपको भी उतनी मिल रही है, उससे ज्यादा मिल रही है उस मिनिस्ट्री के अंदर, और आप इनमें से किसी एक मिनिस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पेपर में इसके ऊपर केस बना सकता है कि आपका एक्सपीरियंस वो चेंज कर दे, वो सारी चीजें सेम डाल दे कि पे स्केल डायरेक्टर है उससे ज्यादा का है, मिस मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले मैटर को चेंज कर दे कि एक्सपीरियंस जो है वो फाइनेंस में है या एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में है। तो अगर एक्सपीरियंस भी साथ में देखना पड़ेगा कि इन्हीं 3 फील्ड में से किसी एक फील्ड में होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में हुआ तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस इन्हीं फील्ड में है और आपको 3 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं और आपका पे स्केल डायरेक्टर है उसके बराबर है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम नहीं देना। फिर तीसरा पॉइंट आता है, कहता है कि आपका पे स्केल जो है वो एक चीफ जनरल मैनेजर के बराबर है और अबव, कहां पे? सेबी के अंदर या आरबीआई के अंदर, आरबीआई के अंदर या आईआरडीए इंश्योरेंस। देखो सब ये सब चीज सब पता है आपको, समझ आ रहा होता है, सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं। सेबी किसको देखता है? स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। आरबीआई किसको देखता है? बैंकिंग कंपनीज को बैंक्स को देखता है, बैंकिंग कंपनीज को। आईआरडीए किसको देखता है? इंश्योरेंस कंपनीज को, है ना। आईआरबीआई कवर हो गया, है ना, और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और द, अच्छा दोबारा कवर हो गया, देखो ये दोबारा हटा देता हूं मैं, ये और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 2 बार आ गया, ये इसको हटा देता हूं, ये 2 बार आ गया। और द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया में पेंशन फंड्स है उनको रेगुलेट करता है। इसके लिए हमारे इंडिया में अलग से एक्ट भी है, पीएफआरडी एक्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। एंड हैविंग एक्सपीरियंस, सेम एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, इन हैंडलिंग द मैटर्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ। सेम एक्सपीरियंस तो यहाँ पे भी उन्हीं 3 लॉ में होना चाहिए, 3 लॉज के अंदर होना चाहिए, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ले देके एक चीज और निकल के आई, एक चीज और क्या निकल के आई, तो ले देके अगर आपको आरबीआई के अंदर, सेबी के अंदर, आईआरडीए के अंदर
3 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं काम करते हुए, 3 साल पे, 3 साल वाला पॉइंट तो यहाँ पे भी लगेगा, ये 3 साल वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो यहाँ इसके लिए भी लगेगा। 3 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं काम करते हुए आपको इनमें से किसी एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर, और आपकी जो पे स्केल है, जो उधर एक चीफ जनरल मैनेजर टॉप लेवल की पोजीशन होती है, अगर आपको जो सैलरी मिल रही है वो चीफ जनरल मैनेजर के बराबर मिल रही है, उससे ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना, पे स्केल ऑफ चीफ मैनेजर आपको उसके बराबर मिल रही है या उससे अबव मिल रही है आपकी सैलरी, और आपको उधर जो एक्सपीरियंस है 3 साल उससे ज्यादा का, वो कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ के मैटर को हैंडल करने का है, तो भी उस केस के अंदर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, अब फटाफट फटाफट अगर मैं इसकी समरी खत्म करूं तो क्या बना, फटाफट फटाफट समरी क्या बनी कि नॉर्मली अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम कब नहीं देना, अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, कि अगर आप 3 साल से एज अ डायरेक्टर और केएमपी रह चुके हो इन 5 में से किसी एक जगह पे, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम नहीं देना, या आपको 3 साल या उससे ज्यादा इनमें से किसी एक मिनिस्ट्री में काम करते हुए हो गया है और आपकी सैलरी डायरेक्टर या उससे ज्यादा है और आपको इस वाली फील्ड की नॉलेज है, इस वाली फील्ड का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लॉ, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम नहीं देना, या आपको 3 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं और आप इनमें से किसी एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आप इसमें से किसी एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर एम्प्लॉई हो और आपकी जो सैलरी है वो चीफ जनरल मैनेजर या उससे ज्यादा है, तो भी आपको, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो सेम कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लॉ के अंदर है, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम नहीं देना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years इन द फर्स्ट प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो मतलब इस वाले की बात कर रहा है, फर्स्ट प्रोवाइजो ये वाला हो गया ना, प्रोवाइजो का मतलब क्या था, एक्सेप्शन, फर्स्ट प्रोवाइजो ये वाला है, फर्स्ट प्रोवाइजो ये वाला है, प्रोवाइडेड दैट वाला ये वाला 3 साल एक्सपीरियंस वाली, ये वाली जो बात हो रही थी 3 years और मोर वाली, ये वाली एज अ डायरेक्टर के एमपी, ये वाला फर्स्ट प्रोवाइजो है, और ये वाला जो हो गया हमारा सेकंड प्रोवाइजो हो गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तो वो ये कह रहा है कि जो 3 साल की कैलकुलेशन होगी इन द फर्स्ट प्रोवाइजर, एनी पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एन इंडिविजुअल वाज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर और केएमपी इन 2 और मोर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एट द सेम टाइम शैल बी काउंटेड ओनली वंस। ये बात समझ आती है ना, बहुत सिंपल सी बात है, मतलब जैसे आपको पता होगा एक बंदा, मैंने तुम्हारे को बताया था कंपनी लॉ के अंदर कि एक बंदा एक टाइम पे 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, एक बंदा एक टाइम पे 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। मान लो अभी अभी यहाँ पे देखो कितनी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 3 साल की। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी है, और एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये भी लिस्टेड कंपनी है। मिस्टर एक्स जो है ना, वो XYZ लिमिटेड में 2 साल से डायरेक्टर है, मान लो 2021 में भी डायरेक्टर था और 2022 में भी डायरेक्टर था, लेकिन उसको अभी ABC लिमिटेड में खाली अभी एक ही साल से वो डायरेक्टर है 2021-21 में, क्योंकि एक बंदा 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तो अभी तो वो खाली 2 ही कंपनी में है, ऑल्दो लिस्टेड के लिए अलग लिमिट होती है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एग्जांपल के समझा रहा हूं कि वैसे टोटल में 20 में बन सकता है, उसमें लिस्टेड जो होती है वो कम होती है, 10 होती है, वो बात की बात उसकी मैं बाद में बात करूंगा, लिस्टेड अनलिस्टेड की छोड़ दो, वो 165 में पढ़ाता हूं मैं डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ इतना मानो, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बंदा, जैसे हमने बोला ना कि उसको डायरेक्टर के एमपी बने कम से कम 3 साल हो गए होने चाहिए ऐसा काम करते हुए, तो वो बंदे को जैसे यहाँ पे सपोज इधर 2 साल हुए हैं और इधर 1 साल हुआ है, तो वो, मगर जो 1 साल हुआ है वो 2021 में इधर भी था, लेकिन 2022 में वो खाली इधर था, तो आप ये नहीं बोलोगे उसे काम करते 3 साल हो गए हैं एज अ डायरेक्टर, काम करता है तो 2 ही साल हुए हैं ना, बस फर्क इतना है कि 2021 में वो 2 जगह था और 2020 में वो खाली एक ही जगह है। तो कहता है कि 2 कंपनियों के एक्सपीरियंस को आप एक नहीं जोड़ोगे, बना जोड़ के नहीं बोल दोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि इधर 2 साल हो गए प्लस इधर का 1 साल हो गया तो 3 साल हो गए ये हरकत नहीं करोगे, वो यही बता रहा है। देखो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल की कैलकुलेशन करते वक्त इन द फर्स्ट प्रोवाइजो, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल वाज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर और केएमपी, एन इंडिविजुअल was acting as a director KMP in 2 or more companies or body corporate statutory corporation at the same time shall be counted only once। अगर वो सेम टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनी में काम कर रहा है तो उन एक्सपीरियंस को आप जोड़ोगे नहीं, वो एक ही बार माना जाएगा। मतलब ये नहीं कि 2021 में 1 साल इधर काम करा तो इधर भी साथ साथ करा तो इसको आप 2 बोल दोगे, अल्टीमेटली साल तो उसका एक ही बीता है ना, 1 साल में ये है कि 2 कंपनियां संभाल रहा, तो ये 1 साल होगा, 1 साल ही होगा, तो 2 ही माने जाएंगे, 3 नहीं माने जाएंगे, यही बता रहा है वो। बस इसके बाद ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। इसके बाद तो कुछ नीचे एक्सप्लेनेशन सी है, वो क्या है एक्सप्लेनेशन सिंपल सी, कि जो पूरे टॉपिक के अंदर वो कह रहा है कि जो जगह जगह पे वर्ड इंस्टीट्यूट यूज हो रहा था, तो इंस्टीट्यूट का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात हो रही है, वो मानेसर में है। दूसरी बात ये बता रहा है कि जो भी बंदा ये एग्जाम क्वालिफाई कर, जो एग्जाम देगा उसको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं, पहले 60% होता था। और तीसरी बात है कि एग्जाम में अगर आप फेल हो गए तो आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट दो, है ना, जैसे CA CSC MA में होता है, एग्जाम फीस देते रहो, पेपर देते रहो।
अब बच्चा बोलेगा सर सीएससीएस में तो लिमिट होती है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद एक्सपायर होता है। बेटर रजिस्ट्रेशन एक टाइम के बाद एक्सपायर होता है, आप उसे रिन्यू करा सकते हो। तो ले देखिए, अगर आप लॉजिकली देखोगे तो सीएससीएस सीएमए में कोई लिमिट होती नहीं, आप रिन्यू कराते रहो, रजिस्ट्रेशन को डिनोवो करवाते रहो और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहो। सेम यहाँ पे भी है, आप इंटरमीडिएट का एग्जाम क्वालिफाई अगर नहीं कर पा रहे तो बार बार एग्जाम देते रहो, जितनी मर्जी बार दो, कोई लिमिट नहीं है। प्रैक्टिकली बताऊं तो एक ही बार में निकल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है। तो आपका ये वाला टॉपिक हो गया फिनिश। ठीक है जी।